Good morning class. I am Jatin Agarwal, one of your CA Foundation faculty. जैसा कि हम ऑलरेडी CA विशाल गुप्ता सर की क्लास में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आपको पता है कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ और आप लोगों ने ये ऑलरेडी ठान लिया होगा कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. Dear, I just want to say that आप लोग को इसका प्रेशर लेने का कोई ज़रूरत नहीं है. तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, पर बच्चों ने इसमें 40 और 40 भी स्कोर किया है. यस, एंड आई एम नॉट लाइंग दिस टाइम, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स जो है, दो इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ये कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही इजी और समझ में आता है. आपको स्टैटिस्टिक्स का यूज़ हर जगह मिलेगा. आप कहीं भी देख लीजिए, क्रिकेट में देख लीजिए या फिर मार्ट वगैरह में देख लीजिए, आप हर जगह स्टैटिस्टिक्स देखते हैं. आप लोगों में से बहुत बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई हमसे स्टैटिस्टिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों ने 10th और 12th में शायद स्टैटिस्टिक्स ना लिया हो, ना ऑप्ट किया हो. पर डियर, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ऑप्ट करने से नहीं होता है. अच्छा, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. आप लोग ऑलरेडी 10th एंड 12th पास आउट है, इजंट इट? तो आप लोगों ने अपने लाइफ का, स्टूडेंट्स लाइफ का टफेस्ट पार्ट, दैट इज योर 10th एंड 12th बोर्ड्स पास आउट कर लिया है. तो आपको पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट था. और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला गया था बोर्ड में, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आपको क्वेश्चन पेपर दिया गया, आपने मार्क्स देखा, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अरे भाई, मार्क्स तो मिल गए, मतलब क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, किसको कितना मार्क्स देना है, ये आपने सोचा होगा. एग्जैक्टली. तो ये आपको कहाँ समझ में आया होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन 4 मार्क का हो, कोई क्वेश्चन 3 मार्क का हो, कोई 2 मार्क का हो, कोई 1 मार्क का हो, तो आपने कुछ तो सोचा होगा ना, अरे मैं करूं क्या जिससे कि मेरे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी हो जाए, मेरा मार्क टाइम भी बचे और मैं सबको रिवाइज भी कर पाऊं. इजंट इट? यस. तो आप लोगों ने क्या किया होगा? सबसे पहले सारे मार्क्स का टोटल निकाला होगा, उसके बाद गिवन टाइम के साथ उसको डिवाइड किया होगा. तब आपको इंडिविजुअल मार्क्स में कितने टाइम देने हैं वो समझ में आ गए होंगे. उसी अकॉर्डिंग आप गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम देना है, कितना अटेम्प्ट करना है. इजंट इट? यस. तो डियर, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम निकाला. यस, आई जस्ट यूज द वर्ड एवरेज. एग्जैक्टली. तो मतलब क्या है कि आप लोग ऑलरेडी इस टर्म से फेमिलियर हैं. यस. बहुत बच्चों ने 10th और 12th में मीन, मोड, मीडियन, प्रोबेबिलिटी जैसे टर्म्स ऑलरेडी पढ़ रखे हैं. डियर, हम अभी भी वही टर्म्स पढ़ने वाले हैं, बस कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ हम लोग आगे जाएंगे. ठीक है? लाइक आप लोगों ने तब सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ा था, पर आपको अब उसको प्रोफेशनल फील्ड में कैसे अप्लाई करना है, हम उस बारे में पढ़ने वाले हैं. यस डियर. तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. हम लोग सब आराम से स्लोली कवर करेंगे. अब जैसा कि मैं आज स्टार्ट करूंगा आपके साथ थ्योरी पोर्शन. यस, क्योंकि थ्योरी पोर्शन हमें आना बहुत जरूरी है. आई नो 90% ऑफ लोग ऑलरेडी ऑन करना स्टार्ट कर चुके होंगे कि सर स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरी के साथ. पर जैसा कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसका बेस का पता होना बहुत जरूरी है, वैसे ही जब मैं ये टर्म्स पढ़ाऊंगा, यस, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, जब मैं ये सब टर्म्स बोलूंगा ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे टर्म्स का यूज करूंगा लाइक क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी. तो आपको अगर उनका मतलब नहीं पता होगा, ये सब क्या है, क्यों है, तो हम नहीं कर पाएंगे आगे. इजंट इट? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ बेस से स्टार्ट करूं कि आप समझते हुए जाएं. जो लोग ऑलरेडी समझे हुए हैं उनके लिए ऑलरेडी बेनिफिशियल है, पर जो नहीं समझे हैं वो भी इस क्लास में मेरा गारंटी है कि आप समझ जाएंगे कि मैं क्या समझाने वाला हूं आगे. Yes. So I just want to start with definition. That is statistics. Yes. So what do you mean by the term statistics? चलो मैं एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ. जैसा आपको आपकी मम्मी ने मार्केट भेजा कि चलो चलो बेटा मार्केट से मुझे कुछ राशन ला के दो, तो आपको आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप पहले मम्मा को बोलोगे, मम्मा मुझे लाना क्या है, उसकी लिस्ट तो दो, मैं लाऊं क्या? ओके. तो मम्मा आपको बताएंगी कि बेटा तेरे को आटा लाना है, तेरे को चावल लाना है, तेरे को दाल लाना है, तेरे को सब्जी लानी है, एंड जो भी आइटम घर पे नेसेसिटी है वो सब लेके आना है. तो आपने पहले क्या किया? जो जो मम्मा ने कहा उसका एक लिस्ट बना लिया. यस, लिस्ट बनाया.
उसके बाद आप वो लिस्ट को पहले ऑर्गेनाइज किए, अरे यार ये वाला इधर मिलेगा, ये वाला इधर मिलेगा, ये वाला भी इसके साथ इधर मिल जाएगा, ये वाला नहीं, उसके लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया, देन उसको एनालाइज किया कि अरे ये इतने में मिल जाएगा, वहां पे नहीं, यहाँ पे महंगा पड़ेगा, नहीं वहां पे सस्ता पड़ेगा। उसके बाद उस यहाँ पे आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है उसको मतलब जाके लास्ट में इंटरप्रेट करना है कि यस मार्केट पे जाके मुझे परचेज करना है, दैट इज द हिट। यस, ये एक स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है डियर, नथिंग एल्स। क्या किया है आप लोगों ने, सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या है, इट्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस and interpretation of data। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, यस। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी मम्मी वाला, उसमें क्या था, आपने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले आपने कलेक्ट किया। क्या कलेक्ट किया, मुझे लेके क्या आना है, मतलब आपको डेटा कलेक्शन हुआ कि मुझे लेके क्या आना है, ठीक है। फिर आपने उस डेटा, जो रॉ डेटा आपने कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। यस, ऑर्गेनाइज, जैसा कि आपको मैंने बताया कहां से लेके आना है, ये यहां मिलेगा, ये वहां मिलेगा। उसके बाद आपको एनालाइज कराया, एनालाइज मतलब कंपैरिजन, कि कौन सा सामान कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, एंड ऑल। एंड लास्ट में मैंने कराया आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे इन तीनों से मिली है उस अकॉर्डिंग मैं जाके इंटरप्रेट करूंगा डेटा को, मतलब मैं परचेज करूंगा गुड्स को। यस, तो क्या आपको सिंपल टर्म्स में मैंने स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन करा दिया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड लास्ट बट नॉट द लेस्ट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। यस, तो अभी हम एग्जाम्पल से समझ गए। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूं सेम, अगर आप नहीं समझे हैं उस एग्जाम्पल से तो पकड़ो, आपके घर में कोई ओकेजन है, लेट्स सपोज आपके घर में एक शादी है, तो शादी में बहुत जिम्मेदारियां होती है, बहुत कुछ करना होता है। तो हम वापस वो परचेजिंग का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको आपकी मम्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मतलब आप पे जो काम आया है कि आपको मार्केट का संभालना है, मतलब आपको सारा सामान वगैरह लेके आना है, ठीक है, शॉपिंग का काम आपको दिया गया है। गर्ल्स प्लीज, शॉपिंग वर्ड आती है, आप उछलना शुरू मत कीजिए। मैं जानता हूं अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पूरा क्लास चला जाएगा, इनफैक्ट पूरा डे चला जाएगा, पर आपकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी। यस, पूरा डे चला जाएगा पर आपकी शॉपिंग खत्म नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अभी शॉपिंग को थोड़ा दूर रखते हैं और बॉयज पे आते हैं, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं उस चीज को लेके। तो आपने क्या किया बॉयज, आप गए कि अरे आपने, मम्मा ने मुझे ड्यूटी तो दे दी कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे लेके आना है, पर लाना क्या है वो तो आपको किसी ने बताया ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे, मम्मा को पूछेंगे, पापा को पूछेंगे, अरे पापा लाना क्या है, मम्मा लाना क्या है। पंडित जी, द मेन हेड हु डज ऑल द थिंग, या तो आप पंडित जी को पूछेंगे, अरे भाई पंडित जी पूजा की सामग्री क्या लेके आनी है। तो आपको एक फेरिस्त, आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाएगी, भाई आपको ये सब लेके आना है। तो आपको फिर यहाँ पे क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ डेटा, आपने इधर उधर इधर उधर घूम के कलेक्ट कर लिया कि आपको बार बार जाना आना ना पड़े। कलेक्शन के बाद नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर ऑर्गेनाइजिंग। आपने फिर क्या किया, वो कलेक्टेड डेटा को लिया, फिर ऑर्गेनाइज किया। हाँ, ये मुझे यहाँ मिल जाएगा, ये पूजा की सामग्री वहां मिल जाएगी, ये मंदिर के पास मिल जाएगा, वो सब करना इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। देन एनालिसिस, अरे भाई सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन करने से क्या होगा, एनालिसिस भी तो करनी पड़ेगी कि अरे मुझे कितना क्या डेटा लेके आना है। अब आपको जो चीज 5 रुपए में मिल रही है और वही चीज बाजार में 50 में मिल रही है, आप प्रेफर क्या करोगे, कम वाला ना। तो अनलेस यू एनालाइज, कंपेयर द डेटा, हाउ कम यू परचेज इट। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर एनालिसिस ऑफ डेटा एंड अगेन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, दैट इज द परचेज हिट। यस, आई थिंक आपको ये दो एग्जाम्पल से डेफिनेशंस तो याद हो गया होगा कि एक्चुअली डेफिनेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स का। वापस गौर करना चाहता हूं आपका, एक कलेक्शन ऑफ डेटा, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, थर्ड एनालिसिस ऑफ डेटा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। गुड गाइज, तो अब आगे चलना चाहते हैं। तो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि डेफिनेशन क्या है। अब मैं आपको ले चलता हूं कि हिस्ट्री पे,
कि जो स्टैटिस्टिक्स टर्म है ये आया कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये हम लोग कब से यूज करते आए हैं, क्या इसका इनोवेशन, इसका डिस्कवरी अभी नया हुआ है? डियर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। इनफैक्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, यस, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से चाणक्य ने अपने बुक में ये उसका मेंशन किया है, द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ देयर विलेज एंड उनके साम्राज्य का, यस, तो उन्होंने उसका डेटा लिखा था अर्थशास्त्र, उनके बुक अर्थशास्त्र में। उसके अलावा हम अकबर की या कोर्ट में भी ये चीज को बहुत पाते हैं, ठीक है। तो हम मतलब तब से ये चलता आया है, ये कोई नया टर्म नहीं है। पर जैसा कि आपको जरूरी है, क्योंकि अच्छा मैं बता दूं आपको जरूरी क्यों है इतना थ्योरी जानना, इतना ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन जो है ना डियर, उसमें क्या है ना, थ्योरी बहुत है। मतलब आपके थ्योरी से भी क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस है थ्योरी से भी आते हैं। अब एग्जांपल, मैंने बुक का नाम तो दे दिया अर्थशास्त्र। अगर कितनी बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि चाणक्य ने कौन सी किताब में डेटा का वर्णन किया है, आई एम जस्ट सेइंग इन हिंदी, डजंट मीन कि ये हिंदी में आएगा, ओके। तो आपको वो बुक का नाम याद रखना पड़ेगा अर्थशास्त्र। आई नो इट इज वेरी टफ टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट आप उसको सुनते जाइए, आपके लिए याद रहेगा। और मैं बोलूंगा कि अगर आपको कोई मेरी बात इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी बहुत काम आएगी। एंड डोंट वरी, आपको हैंडआउट्स प्रोवाइड होंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास नहीं है मटेरियल पढ़ने के लिए, नहीं, आपको हैंडआउट प्रोवाइड होंगे। एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट फ्रॉम हैंडआउट्स टू, बट आज के क्लास में हैंडआउट्स में नहीं, आज मैं स्टडी मैट के साथ जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगर मैं स्टडी मैट के साथ जाऊं तो मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक्स, पर अभी मैं थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री का थोड़ा करना चाहता हूं। द फर्स्ट इज आई वांट टू स्टार्ट विथ हिस्ट्री। यस, आई सेड अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड। नाउ प्रोसीड विथ अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग नाम है, ठीक है। लाइक जर्मनी में उसका नाम है स्टैटिस्टिक। फ्रांस में या फ्रेंच में आप बोल दीजिए, उसका नाम है स्टैटिस, यस, उसका नाम है स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट इज लैटिन। यस, हम लोग केमिस्ट्री में इस वर्ड का बहुत यूज करते थे, आपको भी याद होगा। लैटिन में इसका नाम क्या है, स्टेटस। एंड लास्ट इज इटली और इटालियन, इटली लिखूंगा मैं, इसका नाम है स्टैटिस्टा। ये आपको फिर से 4 नाम याद रखने पड़ेंगे, एंड आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। यस, बिकॉज इससे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिर्फ ये 4 नाम याद रखने हैं, जो कि मैं पूरे हिस्ट्री में डिस्कस करने वाला हूं। मैं पूरा घुसने वाला नहीं हूं हिस्ट्री में, मैं सिर्फ ये 4 नाम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं, और आपको याद कैसे रहे। अब लैटिन का तो मैं बोल सकता हूं कि भाई हम केमिस्ट्री में बहुत इसका यूज कर चुके हैं, हम साइंस में बहुत बार पढ़ते आए कि लैटिन में इसका नाम ये है, उसका नाम वो है। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि लैटिन के लिए आप उसका स्टेटस याद रख लें कि ये स्टेटस अभी का नहीं भाई, बहुत पुराने से चलते आया है, ठीक है। नेक्स्ट, इटली। इटली के लिए हम कैसे लर्न करें? ओके, तो व्हाट इज द फेवरेट फूड और फेवरेट डिश वी प्रेफर इन इटली? यस, एनी गेसेस? एग्जैक्टली, दैट इज पास्ता। तो कैन आई से स्टैटिस्टा इज समवॉट रिलेटेड टू पास्ता? इधर भी लास्ट में था, इधर भी लास्ट में था। यस, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। आई नो इट इज लिटिल चाइल्डिश, बट मेरे पास ऑप्शन नहीं है आपको लर्न कराने के लिए। तो इटली का स्टैटिस्टा, दैट इज समवॉट रिलेटेड टू पास्ता। तो यस, आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट, इफ आई प्रोसीड विद जर्मनी एंड फ्रांस, इसके लिए मेरे पास कोई कीवर्ड्स नहीं है, बट इतना याद रख सकते हैं हम लोग कि स्टैटिस्टिक, दोनों में स्टैटिस्टिक है। स्टैटिस्टिक्स तो याद हो गया, पर इसमें भी स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक है। तो कैसे याद रखेंगे? एंड्स विथ के इज योर जर्मनी एंड एंड विथ QUE इज योर फ्रेंच। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। ऐसे मेरे साथ बोल देते हैं, लैटिन स्टेटस, इटली पास्ता दैट इज स्टैटिस्टा, जर्मनी स्टैटिस्टिक्स एंड विथ के, फ्रेंच स्टैटिस्टिक एंड्स विथ QUE। यस, आपको इतना याद करना पड़ेगा डियर। मैं एक बार वापस आपके साथ स्टार्टिंग से डिस्कस करना चाहता हूं। हमने अभी भी क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स,
जो कि था कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट हमने पढ़ा हिस्ट्री, जिसमें मैं ब्रीफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ 4 याद रखूंगा नेम्स कि हम कहां कहां क्या क्या प्रिफर करते हैं। पहला, जर्मनी में स्टैटिस्टिक्स एंड्स विद के, फ्रांस में स्टैटिस्टिक्स एंड्स विद क्यू यू ई, लैटिन में स्टेटस एंड इटली में स्टेटिस्टा। यस, अभी हम हिस्ट्री कंप्लीट कर दिए, मैं आप लोग को और पकाने वाला नहीं हूं। यस डियर, तो अब आगे चलते हैं। मुझे पता है आप धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गए हैं, पर कुछ नहीं, और थोड़ा सा और थोड़ा सा और एक चीज समझाने वाला हूं मैं, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स? अरे लिमिटेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब वो हानि लाभ वाला चीज नहीं लिखा रहा हूं मैं आपको। लिमिटेशन का मतलब है कि अगर ये सब ना होना तो स्टैटिस्टिक्स काम का नहीं है। ठीक है, अब जैसे हर एक चीज के लिमिटेशंस होते हैं, मम्मा के लिमिटेशंस होते हैं। मम्मा एक टाइम तक बर्दाश्त करती है, बाद में थपेड़ना स्टार्ट करती है कि नहीं करती है? द सेम थिंग इज, मतलब एक चीज यहाँ पे जो लिमिटेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स के, अगर ये लिमिटेशंस हम क्रॉस करते हैं तो हमें कुछ वैल्यूज नहीं मिलने वाले, जो वैल्यूज मिलेगा वो सब एरेनियस होगा। गॉट इट? यस, तो आई गोना स्टार्ट विथ योर लिमिटेशंस। यस, मैं इसको थोड़ा अलग पेन से लिखना चाहूंगा, लिमिटेशंस। ये मैं अलग पेन से क्यों लिख रहा हूं, आप पूछना चाहेंगे तो मैं बता दूं, तो थोड़े याद रखना जरूरी है, बिकॉज कितनी बार ऐसा आता है कि मैं आपको 4 लिमिटेशंस पढ़ा दूंगा, पहले बोल दूं, ये 4 ही लिमिटेशन से आपको क्वेश्चंस आएंगे। और कितनी बार ये होता है ना, वो ऑल्टर कर देता है, लाइक 3 देगा, 1 नहीं देगा, उसके लिए कुछ और दे देगा, तो आपको चारों याद रखने हैं। मैं पहला जाता हूं ए, वो बोलता है कि ये अग्रीगेट वैल्यू पे डील करता है। किस पे डील करता है? अग्रीगेट वैल्यू पे। अब सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं बोलूंगा जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट, अपने क्लास में बच्चों को बोलेगा कि जाओ उसका हाइट पूछ के आओ। वो बच्चा जाके हाइट पूछ के आएगा। अब उसने अगर उसको हाइट बता दी, इसमें मैं क्या करूं? मैंने को हाइट पता चलना था, मेरे को हाइट पता चल गया। देयर इज नो, मतलब देयर इज कलेक्शन ऑफ डेटा, देयर इज नो ऑर्गेनाइजिंग, देयर इज नो एनालिसिस, ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो क्या सिर्फ कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन अगर हो तो क्या वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है? नहीं, हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि उधर एनालिसिस भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए। ये दोनों सिर्फ अग्रीगेट वैल्यूज में ही पॉसिबल है। अगर वही टीचर उसी बच्चे को बोले जाओ उन 4 बच्चों का पूछ के आओ, तो वो 4 बच्चों का पूछ के आएगा। टीचर क्या करेगी? उसको ऑर्गेनाइज करेगी कि हाँ इसका 6 है, इसका 6.5 है, इसका मतलब अरेंज करेगी उसको। आई कुछ से एक का पकड़ो 6 फीट निकला, एक का 6 पॉइंट, सॉरी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, एक का पकड़ो ओके, एक का 5 फीट निकला, एक का 5.2 निकला, एक का 5.3 निकला, एक का 5.4 निकला। तो अगर वो बच्चा उल्टा सीधा पूछ के आएगा, टीचर क्या करेगी? इसको ऑर्गेनाइज करेगी कि हाँ सीरियल ऑर्डर, छोटा से बड़ा, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ऑल, तो उसको कंपेयर करेगी। तो यहाँ पे हमारा स्टैटिस्टिक्स लागू होता है। तो इन शॉर्ट टर्म मैं बोल सकता हूं कि अग्रीगेट वैल्यूज में ही लागू होता है। देन बी, अच्छा क्या अपना स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डेटा में होता है ना क्वांटिटेटिव डेटा में होता है? क्या हम क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं? यस, बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स। हम स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ क्वांटिटेटिव वैल्यू को, क्वांटिटेटिव वैल्यू को ही कर सकते हैं, हम क्वालिटेटिव वैल्यू को नहीं कर सकते। हाँ, इफ क्वालिटेटिव वैल्यू अगर क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट किया जा सके तो ये पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है। अगर क्वालिटेटिव को मैं क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट ना कर सकूं तो ये डियर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अभी हम लोग क्या 2 लिमिटेशंस पढ़े? पहला, ये अग्रीगेट वैल्यू पे ही होना चाहिए। दूसरा, ये सिर्फ कंसर्न विद क्वालिटेटिव डेटा है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इसके पहले से ही कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसको हमें मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि सारे वैल्यूज ठीक ऑर्डर में हैं, हमने सब कलेक्ट कर लिया है, सब कुछ उसके फ्यूचर अजम्पशन है जो हमें मानने पड़ते हैं। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है हम लोग उसके ऊपर बेस नहीं कर सकते, तो ये हमें उसमें हेल्प नहीं करता। तो सी इज हमें फ्यूचर प्रोजेक्शन में, सॉरी करना, यस
तो वो क्या बोल रहा है, वो पूरा है फ्यूचर प्रोजेक्शन में हम लोग उसके सिर्फ अजम्पशन के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको वायलेट करते हैं तो हमें अरनियस सॉल्यूशंस मिलेगा। तो हमारे जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं वो हमें विथ अजम्पशन के साथ ही फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं करते हैं हम उसे, अगर वायलेट करते हैं तो हमें एरनियस सॉल्यूशन मिलेगा, एरनियस सॉल्यूशन मिलेगा। यस डियर, ओके, तो हमें एरनियस सॉल्यूशन मिलेगा। आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, लास्ट पॉइंट हमें बताता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये रैंडम थ्योरी पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, रैंडम थ्योरी पे। रैंडम थ्योरी का मतलब क्या है, अब जैसे मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा तो वो रैंडमली बेस करता हूँ, मैं कोई मेथड यूज नहीं करता हूँ कि हर 10 के बाद मुझे उठाना है या हर 10 के बाद मुझे लेना है। तो वो उस हिसाब से मैं डेटा अरेंज नहीं करता हूँ। जैसे पकड़ो 50 बच्चे दिए हैं, मैंने मेरे सामने 50 बच्चे हैं और मुझे बोला गया कि मुझे उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है। तो मैं किसी भी रैंडम, भाई तू आ जा, 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 मैं ऐसे बच्चों को लेके उनकी हाइट्स को लेके ऑर्गेनाइज करके कर सकता हूँ। बट अगर मैं बोलूँ तू, फिर 10 बच्चा तू आ, फिर 10 बच्चों को छोड़ के तू आ, फिर 10 बच्चों को छोड़ के तू आ, तो यहाँ मैं एक नॉर्मल मेथड अप्लाई कर दे रहा हूँ जिसमें मैं एक इंटरवल ले रहा हूँ, एक गिवन इंटरवल ले रहा हूँ। तो यहाँ क्या है ना, ये रैंडम नहीं हुआ, यहाँ मैंने कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर दिया है। तो अगर मैंने ऐसा कुछ किया है तो भी ये एरनियस सॉल्यूशन दे सकता है मेरे को, ये स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन में नहीं कवर होता है, ठीक है। तो अब भी हम वापस डिस्कस करना चाहते हैं हमारे 4 लिमिटेशंस क्या है। पहला, ये सिर्फ एग्रीगेट वैल्यू को डील करता है। दूसरा, ये क्वालिटेटिव वैल्यू को, क्वांटिटेटिव वैल्यू को ही डील करता है, क्वालिटेटिव वैल्यू से डील नहीं करता है। पर अगर क्वालिटेटिव वैल्यू क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट की जा सके तो डील करता है। नेक्स्ट इज थर्ड इज फ्यूचर प्रोजेक्शंस को हमें वो गिवन अजम्पशन के साथ ही फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसे वायलेट करते हैं तो ये हमें एरनियस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर रैंडम सैम्पलिंग। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर बेस करके होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम 3 चीज डिस्कस कर चुके हैं, वापस नहीं करूंगा, डोंट वरी। 3 चीज डिस्कस क्या की है, अभी हम डिफाइन किया है, हमने स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स का हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, बहुत गंदा था, और स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशंस पढ़ लिया। यस, तो अभी हम ये 3 चीज पढ़ चुके हैं, हम ये 3 चीज बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो मैं अब आगे जाना चाहता हूं, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो मुझे बोलना था, वो है आपका, जो वापस पेन चेंज करना पड़ेगा, यस, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। वो है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो मैंने आपको समझाया वो भी डेफिनेशन है, बट वो एक्सप्लेनेटरी डेफिनेशन है। पर यहाँ मैं आपको जो डेफिनेशन पढ़ाने वाला हूँ वो मैं बोलूँगा कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मतलब स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो प्लूरल सेंस में भी यूज होता है और वो सिंगुलर सेंस में भी यूज होता है। ये आधुनिक साधन जितने अच्छे हैं उतने ही कष्टदायी हैं। ऐसा नया है तो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। यस, तो मैं आपको वापस बोलता हूँ डेफिनेशन क्या है इसका। डेफिनेशन इसको हम लोग प्लूरल सेंस एज वेल एज सिंगुलर सेंस दोनों में समझाते हैं। प्लूरल सेंस में क्या करता है, ये एक सीरीज ऑफ डेटा के साथ, किसके साथ, सीरीज ऑफ डेटा के साथ डील करता है। यहां वो साइंटिफिक मेथड, सॉरी इसको साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं, पर ये एक टूल या मेथड के रूप में काम करता है, ठीक है। मतलब ये इंडिविजुअली में भी काम करता है और ये एक टूल के रूप में काम करता है। मतलब अगर मैं सिंगुलर सेंस में बोलूं स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो इट्स अ टूल विच इज यूज्ड टू फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू, यू कुड से, ठीक है। एंड अगर मैं प्लूरल सेंस में जाऊं तो व्हाट इज इन प्लूरल सेंस, ये एक सीरीज ऑफ डेटा के साथ डील करता है, ठीक है। तो अगर मैं वापस प्लूरल सेंस में जाऊं तो ये सीरीज ऑफ डेटा है, और सिंगुलर में जाऊं तो ये साइंटिफिक मेथड है, बिकॉज ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डील करता है।
ओके, ये मुझे एक छोटा सा टॉपिक आपको बोलना था जो बीच में रह गया था, तो मेरा काम था बोलना, मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन के साथ वापस। यस डियर, डेफिनेशन के साथ वापस। तो मैं इसको थोड़ा अलग अलग लिखना चाहता हूँ। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या था, मुझे थोड़ा बताएं कि मैंने आपको क्या डेफिनेशन समझाया था। यस, मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताया था गाइस। मुझे पता है आप बोर हो रहे हैं, लेकिन प्लीज बैक टू योर क्लासेस और एक बार वापस रीड करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, एनालिसिस। मैं एक बार सारा नहीं लिख रहा हूं, मैं एक बार शॉर्ट में इतने को समझाने की कोशिश कर। सबसे पहला टॉपिक अब क्या कवर करने वाले हैं हम, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन ऑफ डेटा। मैंने आपको एग्जांपल में दिया था, मम्मा को गए पूछे, हाँ मम्मा ये लेके आना है, हो गया। ये भी एक टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा है। यस, ये भी एक टाइप का कलेक्शन ऑफ डेटा है। सब भूल जाओ कि आप स्टूडेंट्स हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करने वाले हैं, आपको सीए में जाना है, एक बार सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। आप अपने आप को एक मीडिया वाला समझो, अपने आप को एक न्यूज चैनल वाला समझो। यस, तो अगर आप एक न्यूज वाले हैं तो आपके लिए सबसे प्राइमरी थिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, डेटा कलेक्ट करना। क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेटा कलेक्ट करना। एग्जैक्टली अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप न्यूज पे चलाएंगे। तो वापस मैं बोलता हूं, आपका पहला काम क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा, और अपने आप को एक मीडिया वाला, एक न्यूज़पेपर वाला, आई मीन न्यूज वाला समझिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं, आप जो डेटा कलेक्ट करते हैं वही आप प्रेजेंट करते हैं। तो चलो मैं आपको और एक बार मीडिया वाला टॉपिक नहीं लेके एक बार नॉर्मल समझाता हूं। डेटा को दो टाइप पे पहले डिवाइड करता हूं मैं, कि हम जो डेटा, ये जो डेटा है, ठीक है, ये जो डेटा है ये पहले दो टाइप में डिवाइड करता हूं। एक होता है क्वालिटेटिव डेटा और एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। So what is quality data, what is quantitative data, we have already discussed. But data terms में, मतलब अगर मैं उसको statistics term में बोलूं तो उसको क्या बोलते हैं, वो qualitative और quantitative नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं qualitative मतलब attributes and quantitative मतलब variables. Yes dear, अगर डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में है हम लोग उसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, और क्वांटिटेटिव टर्म में है तो हम लोग उसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। मैं सिर्फ नाम लिया हूं क्योंकि ये टॉपिक उठा है, पर मैं अभी डिस्क्रीट और वेरिएबल का मतलब नहीं समझा रहा हूं। ठीक है, तो आ ही गए तो समझा देता हूं। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, डिस्क्रीट का मतलब जो वैल्यू हमें ये आइसोलेटेड टर्म्स में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यस, जो डेटा हमें आइसोलेटेड टर्म्स में मिलता है हम लोग उसको डिस्क्रीट बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, अज्यूम्स अ फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट आइसोलेटेड नंबर्स और आइसोलेटेड वैल्यूज। वापस, assumes a finite और infinite isolated numbers और values। और continuous का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो वैल्यूज आते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो ये तो था डिस्क्रीट और ये है कंटिन्यूअस। इसके बारे में ब्रीफ स्टडी में बाद में वापस समझाऊंगा, एक बार सिर्फ नाम के लिए बता रहा था। ओके, अब ये तो हो गया। अब डेटा के बारे में जाते हैं। डेटा क्या है, रॉ फैक्ट, जिससे हम ड्रॉ करते हैं इंफॉर्मेशन। आप लोग ये चीज कंप्यूटर में बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं कंप्यूटर टर्म्स में नहीं जाऊंगा, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ डेटा क्या होता है। अब डेटा जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है,
दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. व्हाट आर प्राइमरी डेटा एंड व्हाट आर सेकेंडरी डेटा. अच्छा, प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, उनके एग्जाम्पल के साथ शुरू करना चाहता हूँ. वापस मैं क्लास के एग्जाम्पल लेता हूँ, वो बहुत फायदेमंद रहता है. क्लास की टीचर को बोला गया, या फिर क्लास की टीचर ने अपने क्लास में एवरेज हाइट निकालने के लिए सारे बच्चों को हाइट पता की. तो उन्होंने सारे बच्चों का हाइट मेजर किया और सारे बच्चों का इंडिविजुअली डेटा बनाया, विथ नेम उनका हाइट लिखा एंड एवरेज हाइट ऑफ द क्लास निकाल दिया. फिर बाद में स्पोर्ट्स टीचर ने उसी डेटा को मंगाया, उसी डेटा को मतलब क्लास टीचर से कहा भाई अपने हाइट वाले जो बच्चों का हाइट मापा है उनका डेटा दो, क्योंकि मुझे बास्केटबॉल टीम के लिए बच्चे चाहिए जिनकी थोड़ी हाइट लंबी होनी चाहिए. तो फिर टीचर ने वही डेटा स्पोर्ट्स टीचर को दे दिया और उन्होंने उसी में से बच्चों को चुना. तो यहां दो चीज का डेटा आया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. क्या है मैं समझाता हूं. प्राइमरी मतलब खुद जाके द इन्वेस्टिगेटर और द एजेंसी खुद जाके एनालिसिस खुद जाके डेटा कलेक्ट करती है फॉर द सोल पर्पस ऑफ हिज ओन फाइंडिंग्स. ठीक है, खुद कलेक्ट करना, फर्स्ट टाइम कलेक्ट करने को हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं. वहीं पर जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है उसको यूज करने को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्टेड होता है वो प्राइमरी डेटा है, और जो डेटा बाद में यूज होता है सेकेंड हैंड या सब्सिक्वेंटली जो यूज हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा या फिर ऑफकोर्स सेकेंडरी डेटा. ओके, तो वापस मैं आगे चलता हूं. तो यहां टीचर वाले एग्जांपल में क्या हुआ, जो टीचर खुद डेटा कलेक्ट करके आई तो वो प्राइमरी सोर्स था, और जब यहां से कलेक्टेड हुआ तो ये सेकेंडरी सोर्स है. तो आपको आई थिंक मेरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, वापस बोलना चाहूंगा. प्राइमरी खुद कलेक्ट किया हुआ है, सेकेंडरी किसी और डेटा कलेक्टेड को अपने पर्पस के लिए यूज किया गया है. उन्होंने थोड़ा मेरा पर्पस यूज किया, उन्होंने अपना पर्पस के लिए कलेक्टेड डेटा यूज किया है. यस, तो उसके कुछ डिफरेंसेस भी है प्राइमरी सेकेंडरी में. आपको मेरे नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्टेड जो होता है वो होता है प्राइमरी डेटा, जो सब्सिक्वेंटली होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है. इसमें बहुत टाइम टेकिंग थिंग है, पर ये टाइम टेकिंग थिंग नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वो यूज कर रहे हैं. और ऑन द सोर्स ये डायरेक्ट हम यहाँ पर्सनल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है. यहाँ आपको इस डेटा के ऊपर भरोसा करना पड़ता है. अगर मैं किसी प्राइमरी सोर्स में अगर मैंने किसी बच्चे का डेटा रॉन्ग लिख दिया है तो ही डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ही हैज टू फॉलो द डेटा विच आई हैव कलेक्टेड. ओके, सो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इनको मुझसे ही डेटा लेना पड़ेगा. एग्जैक्टली, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमने ये डिस्कस कर लिया है. अच्छा, प्राइमरी डेटा को हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं. अब वापस मैं बोलता हूं, वापस मीडिया वाले बन जाओ बच्चों. यस, तो आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के. सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं उसमें है इंटरव्यू मेथड, नेक्स्ट है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन मेथड, और चौथा बट जो भी है क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स. मतलब क्या है, वापस बोलूंगा, 4 टाइप के मेथड है. पर्सनल इंटरव्यू मेथड, नेक्स्ट इज मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, third is observation method, and fourth is questionnaires filled by the informants and sent to the enumerator. Okay. अब मैं वापस स्टार्ट करता हूं. इंटरव्यू मेथड क्या है, भाई आप मीडिया वाले हैं, आपको कोई भी डेटा चाहिए आप पर्सनली उनसे ले सकते हैं. मीडिया वगैरह में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे बहुत शोज आते हैं जिसमें मीडिया किसी गेस्ट को बुलाता है इंटरव्यू के लिए. एग्जैक्टली, तो वहां पे हम पर्सनल इंटरव्यू मेथड करते हैं किसी का राय जानने के लिए. कांग्रेस एंड मोदी, उसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स वही चीज होता है कि इनका राय जानने के लिए, उनका राय जानने के लिए. तो यहां हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ये पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू होता है. ठीक है, और एक है पर्सनल इंटरव्यू में, समझ में आ गया आपको पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है. पर पर्सनल इंटरव्यू इतना रिलायबल, मतलब ऑफ कोर्स ये रिलायबल है क्योंकि हम फेस टू फेस यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, पर पर्सनल इंटरव्यू में हम वाइड एरिया कवर नहीं कर पाते हैं. हम उनका ओपिनियन जान पाते हैं, हमारे पास उनका ओपिनियन है, उनका डेटा है, बट द थिंग इज हम वाइड एरिया कवर नहीं कर पाते हैं.
क्या मैं इंडिविजुअली हर एक का इंटरव्यू लेने जाऊंगा तो मेरा टाइम वगैरह सब वेस्ट होगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इंटरव्यू हो रहा है बट मैं नहीं कर रहा हूं। एग्जाम्पल जैसे क्या बोलते रेल एक्सीडेंट्स, यस, जब रेल एक्सीडेंट्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें वो जो वहां पे जो गृहस्थ लोग होते हैं, हम किसी सोर्स के थ्रू, बिकॉज हम वहां पे जा नहीं सकते, तो हम वहां किसी सोर्स के थ्रू उनसे डेटा मंगाते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे क्या है, हम डेटा मांग रहे हैं और वो जो बंदा गया है वो हमारे लिए ही गया है, कि वो अपना डेटा जो कलेक्ट करके हमको प्रोवाइड कर रहा है वो सेकेंडरी में काउंट नहीं होगा। मैंने उस बंदे को कहा भाई तू जा वहां पे गृहस्थ लोगों से मतलब इंटरव्यू ले, उसके बाद आके यहाँ पे शो कर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, मैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू ले रहा हूँ। इंटरव्यू हो रहा है उनका जो ऑलरेडी गृहस्थ है, जो विक्टिम है उस एक्सीडेंट्स के, यस, तो उनका उनसे हम लोग पूछताछ करना, उनका डेटा कलेक्ट करना। तो ये हुआ इनडायरेक्ट डेटा, जहां पे आप सेल्फ प्रेजेंट नहीं होते बट आप सोर्स कलेक्ट करते हैं उसी पर्पस के लिए, ठीक है। एंड द थर्ड इज टेलीफोन इंटरव्यू डेटा। यहां पे हम टेलीफोनिक इंटरव्यू करते हैं। आपने न्यूज चैनल वगैरह में देखा होगा कितनी बार एक बंदा बोलता है और फिर अचानक से बोलता है कि जैसे अभी वहां पे कुछ हुआ है, चलिए हम उनसे कांटेक्ट करते हैं कॉल करके, और फिर सडनली स्क्रीन चेंज होके वो बंदा दूसरा बंदा सामने आ जाता है जो कि वहां प्रेजेंट है, और वो फोन में बोलता है जी ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये हुआ टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो यहाँ क्या है, सबसे फायदेमंद मेरे को हम मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा में टेलीफोनिक इंटरव्यू है, क्योंकि ये एक वाइड एरिया कवर करता है। एग्जैक्टली मतलब आप कहीं पे भी कॉल करके, क्विक भी यही है, कहीं पे भी कॉल करके फटाफट वहां से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्विक, एंड आप वाइड एरिया कवर कर सकते हैं एक साथ। मतलब अगर मैंने 3-4 जन को भेजा है या फिर 3-4 कॉल टेलीफोनिक है, तो उधर से भी डेटा आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। एग्जैक्टली आपको सब जगह जाना नहीं पड़ रहा है, तो ये वाइड एरिया भी कवर करता है। तो अब वापस एक बार डेटा में आते हैं। 4 टाइप का डेटा था, हमने डेटा है मतलब प्राइमरी में 4 टाइप का है। पहला है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है मेल क्वेश्चनर मेथड, तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड, चौथा है क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। तो पहला हमने डिस्कस किया इंटरव्यू मेथड, जहां हम इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू 3 टाइप का होता है, पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, एंड थर्ड इज टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। तो पहला हमने डिस्कस किया पर्सनल क्या है, सेकंड डिस्कस किया इनडायरेक्ट क्या है, थर्ड किया टेलीफोनिक क्या है। मैं आपको चाहता हूं एक एक पॉइंट बस लिख ले, मैं कॉल आउट कर रहा हूं आप लिख लें या फिर मैं लिख देता हूं आपके साथ, ठीक है। प्राइमरी में इट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू, सॉरी एक बार थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, यस मैंने कहा ना इतना आसान भी नहीं है, ओके। So primary data have been divided into 4 parts. First is interview method. Second is mailed questionnaire. Third is observation. एंड फोर्थ पॉइंट इज योर क्वेश्चनर। मैं खाली क्वेश्चनर लिख रहा हूं, क्वेश्चनर, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें ये फर्दर 3 टाइप पे डिवाइडेड है। पहला आया पर्सनल इंटरव्यू मेथड, सेकंड आया इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, एंड थर्ड आया टेलीफोनिक और टेलीफोन पर, ठीक है। इसमें मैं चाहता हूं आप 2 पॉइंट लिख ले। पहला पॉइंट कि ये रिलायबल है, सबसे रिलायबल यही है बिकॉज हमने पर्सनली डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड सेकेंड ये वाइड एरिया कवर नहीं करता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, बस एग्जांपल्स याद रखना है कि रेल एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए ये बहुत असरदार है, बहुत इफेक्टिव है। एंड थर्ड इज ये बहुत क्विक है एंड ये वाइड एरिया भी कवर करता है। तो इतना अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है। वापस प्राइमरी में 4 है उसका, और उसमें फर्स्ट वाला जो था इंटरव्यू मेथड उसमें 3 है, और वो तीनों को मैंने आपको अच्छे से डिस्कस कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ प्रोसीड करूं नेक्स्ट में,
नेक्स्ट क्या है, मेल्ड क्वेश्चनर। मेल्ड क्वेश्चनर में क्या होता है, तो मैं थोड़ा नीचे करता हूं, ओके ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे मेल्ड क्वेश्चनर। अब मेल्ड क्वेश्चनर क्या होता है, अब हम एक बार मीडिया से हट जाते हैं, वो मोस्टली इंटरव्यूज के लिए था। अब हम बन जाते हैं कोई बड़ा सारा यूनिवर्सिटी का हेड, ठीक है। अब पकड़ो, मैं एग्जांपल देता हूँ, उत्कल यूनिवर्सिटी, ये अपना बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। तो उत्कल यूनिवर्सिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उत्कल यूनिवर्सिटी। डियर गाइस, एक चीज बस याद रखो, इंटरव्यू मेथड के सामने लिख दो हमें मीडिया बनना है, तो आपको याद रहेगा। हमें क्या बनना है, हमें मीडिया बनना है, तो आपको इजीली ये टर्म्स समझ में आ जाएंगे, इतना घुसना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे साइड में उत्कल यूनिवर्सिटी लिख दो, जो मैं समझाने वाला हूँ। यस, तो उत्कल यूनिवर्सिटी क्या है, ऑफ कोर्स एक यूनिवर्सिटी है, और आप उसके पकड़ो हेड अपॉइंट हुए हो, आप उसके हेड अपॉइंट हुए हो। तो आप क्या करते हो, आपको बाकी सारे जो जो कॉलेजेस में वगैरह में यूनिवर्सिटी, आई मीन उत्कल यूनिवर्सिटीज का मतलब पढ़ाई हो रही है, तो वो कॉलेजेस पे आपको जानना है कि उनको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनको कैसा चाहिए, मतलब उनको पढ़ाई का कोई अच्छे फैकल्टीज चाहिए, कोई अच्छा स्टाफ चाहिए, या फिर उनकी जो कम्युनिकेशन से उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, तो वो सब आपको जानना है। मतलब आपको बहुत सारे डेटा उसके बारे में जानने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप हर एक कॉलेजेस में जाके तो पूछेंगे नहीं, ठीक है, तो आप एक वेल ड्राफ्टेड फॉर्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप एक वेल ड्राफ्टेड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, वेल ड्राफ्टेड फॉर्म। वेल ड्राफ्टेड फॉर्म को ही हम क्वेश्चनर बोलते हैं, सॉरी, वेल ड्राफ्टेड फॉर्म को ही हम क्वेश्चनर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन वाइज होता है, और आपके ये अराउंड मतलब मोस्टली अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस में होते हैं, ठीक है। इसमें हम सारे इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें जो जानना है। पर सिर्फ फॉर्म नहीं, हम लोग उसमें कवर लेटर भी डालते हैं। इट शुड बी अकम्पनीड विद अ कवर लेटर। अच्छा डियर, ये कवर लेटर क्या है? कवर लेटर है जिसमें मैं हेड जहां जहां भेज रहा हूं वहां मैं उनको डिमांड नहीं करूं कि प्लीज कि मुझे दो बताओ कि आपको क्या चाहिए, ये जो क्वेश्चन में भेज रहा हूं उसका यस दो, सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री में आंसर दो। नहीं, मैं उनको कमांड नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो ये जो कवर लेटर होता है ना, ये बहुत ही पोलाइटनेस के साथ, बहुत ही काइंडनेस के साथ हमें भेजना पड़ता है, जिनमें हम उनको बोलते हैं कि प्लीज आप अपना डेटा, मतलब आपको हमें जो चाहिए आप प्लीज हमें डेटा दीजिए, ठीक है, हम काइंडली ये चाहते हैं कि हमको हेल्प आउट कर सके। तो उसमें हम अपना और उनका दोनों का एडवांटेज बता के भेजते हैं। पर बार बार मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, काइंडनेस, पोलाइटनेस, ये दो चीज होना चाहिए। अगर ये मिस आउट होता है ना, तो वो उसको समझेगा कि मेरा हेड मुझे डिमांड कर रहा है, ठीक है, दो ही हैज द राइट टू डिमांड, पर हम यहाँ डिमांड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ वो फील करेगा कि मुझे डिमांड हो रहा है, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम जो मेल क्वेश्चनर होता है उसका तो हमें कवर लेटर भी देते हैं। अच्छा, कवर लेटर का डिस्कस मैंने कर दिया है, अब मैं बताता हूँ वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चंस में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं डियर, ये किस फॉर्म में होते हैं? ये मोस्टली यस नो फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या फिर सेटिस्फैक्ट्री अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर्म में होते हैं। तो ये दो टर्म में ही होते हैं। जो क्वेश्चन होता है मोस्टली यस या नो करने होते हैं हमें, या फिर सेटिस्फाइड हूं या फिर अनसेटिस्फाइड हूं वो करने होते हैं। कहीं कहीं बहुत माइनर केसेस होते हैं जहां पे सजेशंस भी मांगते हैं कि अगर ये नहीं है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसा होना चाहिए। लाइक एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। बच्चे लोग जो हैं उनको एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, ऑफकोर्स बहुत बच्चों को प्रॉब्लम फेस होता है, और हर जगह फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि आपको जो प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो क्या होता है ना, जो हेड होते हैं मतलब, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास फैसिलिटीज है कि नहीं है, और आपको कैसी फैसिलिटीज चाहिए। मतलब हर एक एनवायरनमेंट का हर एक रिक्वायरमेंट होता है, तो आपको वो रिक्वायरमेंट आपके सजेशन में देने पड़ सकते हैं। तो ये आया मेल क्वेश्चन है।
जिसमें आपको 20 to 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, 15 to 20 मोस्टली होते हैं, तो उसमें आपको येस और नो के साथ आंसर देने पड़ते हैं एंड इसके साथ हमें कवर्ड लेटर भी देते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव होता है बिकॉज ये भी हम एक साथ वाइड एरिया कवर कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब मैं फिर आगे जाना चाहता हूं। हम 2 मेथड डिस्कस कर चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग, और मुझे पता है कि हमने जो 2 मेथड डिस्कस किया है वो आपको शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो डियर मैं वापस डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या क्या डिस्कस किया है अभी हमने? जो डेटा होता है वो 2 टाइप का होता है, सॉरी जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी सोर्स के थ्रू, एक सेकेंडरी सोर्स के थ्रू। प्राइमरी सोर्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है उसको प्राइमरी डेटा बोलते हैं। सेकेंडरी सोर्स के थ्रू जो डेटा कलेक्ट होता है उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। प्राइमरी डेटा हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट। पहला पार्ट है आपका, आपको ऐसे बैठने से नहीं होगा, मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा वरना कोई फायदा नहीं है मेरा क्लास करने का। मुझे पता है आधे बच्चे सो चुके होंगे, तो मैं चाहता हूं प्लीज कोऑपरेट। यस, तो वापस एक बार फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप का डेटा है? 2, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? 4 टाइप से। पहला है इंटरव्यू मेथड, दूसरा है मेड क्वेश्चनर मेथड, तीसरा है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड चौथा है क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स। यस, हम ये 4 डेटा को डिस्कस नहीं किए हैं, हमने सिर्फ 2 को किया है। पहला इज इंटरव्यू मेथड, दूसरा इज मेड क्वेश्चनर मेथड। इंटरव्यू मेथड क्या है? वो 3 टाइप का है, एक है पर्सनल इंटरव्यू मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड थर्ड इज गाइस वापस, फर्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू मेथड, सेकंड इज इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड एंड थर्ड इज टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। यस, हमने डिस्कस किया कि जो पर्सनल इंटरव्यू मेथड है वो रिलायबल है बट वो वाइड एरिया कवर नहीं करता है। सेकेंड का लिए हमने सिर्फ याद रखा है कि वो रेल एक्सीडेंट्स से ज्यादा होता है, मतलब रेल एक्सीडेंट्स, कोई एक्सीडेंट जहां पे जो ग्रस्त लोग हैं उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। एंड थर्ड इज थोड़ा सा मेरे साथ, थर्ड इज टेलीफोनिक। उसमें क्या होता है? ये क्विक है और वास्ट एरिया कवर करता है। ठीक है, अब हमने इंटरव्यू मेथड पूरा खत्म कर दिया है, मैं अभी और डिस्कस नहीं करूंगा। नेक्स्ट में जाता हूं मेल क्वेश्चनर मेथड। मेल क्वेश्चन मेथड क्या होता है? ये एक वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि हम डिफरेंट जगह बेचते हैं विद अ कवर लेटर, जो कि काइंडनेस और पोलाइटनेस कवर करता है कि हम कैसे हमारे जो क्वेश्चन हमने सेंड किया उसका डेटा हमें मिल जाए। ये कमांड नहीं होता, रिक्वेस्ट होता है। अब जैसे मैंने आपको उत्तर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दिया, यहां मैं फिर भी कमांड कर सकता हूं, पर अगर मुझे वही क्वेश्चन किसी और को भेजना है, कुछ और डेटा कलेक्ट करना है, तो वहां पे मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि वहां पे मैं हेड हूं, वहां पे मैं जूनियर भी हो सकता हूं। ओके, अभी तक हमने 2 डेटा अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब क्या है? अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है गाइस? ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है गाइस? ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? क्या मुझे आपको इस वर्ड का मतलब समझाना पड़ेगा? ऑब्जर्वेशन डियर, ऑब्जर्वेशन मतलब हम खुद ऑब्जर्व करके, खुद मतलब साइट करके या फिर खुद कलेक्ट करके थ्रू आवर ऑब्जर्वेशन हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उनको ऑब्जर्वेशन डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी 2 टाइप का है, एक हम जो डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं और एक जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करके कलेक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल देता हूं मैं। मुझे बच्चों का, मतलब मैं प्रिंसिपल हूं क्लास का, मतलब स्कूल का। ठीक है, अब मुझे जानना है कि क्लास के बच्चे कैसा रिजल्ट कर रहे हैं। तो एक तो मैं क्लास में जा जाके ऑब्जर्व कर सकता हूं बच्चों को कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है, ये बच्चा बदमाश है, ये करता है। दूसरा कैसे कर सकता हूं? इंस्ट्रूमेंट, दैट इज माय रिपोर्ट कार्ड, कि मैं रिपोर्ट कार्ड देख सकता हूं कि ये बच्चा एक्चुअली मार्क्स कैसे ऑब्टेन करता है, कि ये बच्चा एक्चुअली पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसके जो मार्कशीट में जो टीचर्स के रिमार्क्स होते हैं, फीडबैक होते हैं कि नहीं ये बच्चा और अच्छा कर सकता है। तो ये 2 टाइप के ऑब्जर्वेशन मेथड है। एक है जहां मैं डायरेक्टली जाके ऑब्जर्व करता हूं चीजों को और उस हिसाब से मैं डेटा ड्रॉन करता हूं, और दूसरा बाय यूजिंग माय इंस्ट्रूमेंट्स मैं डेटा कलेक्ट करता हूं। यस, तो यहां पे साइड में लिख दो बच्चों कि मैं प्रिंसिपल हूं। मैं क्या हूं? मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं।
ओके, यस, इट्स फनी बट स्टिल, तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब मैं जाता हूं लास्ट में, क्वेश्चन है जो कि फिल्ड बाय एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर्स होते हैं। कौन करता है इसको? ये आधुनिक तरकीबें मेरे को थोड़ी कम समझ में आती है क्या यार। यस, तो क्या था वो, कौन कलेक्ट करके मेरे को भेजता है? एन्यूमरेटर्स। अच्छा, क्या है ये एन्यूमरेटर्स? कौन है ये एन्यूमरेटर? जो डेटा मुझे कलेक्ट करने के लिए भेजे गए हैं वो होते हैं एन्यूमरेटर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं दो चीज पूछता हूं, क्वेश्चनर ये भी है, क्वेश्चनर वो भी है, वहां मैं मेल करता हूं, यहां पे मैं मेल कर सकता हूं, नहीं भी करता हूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्या है मैं समझाता हूं। अभी मैंने जो मेल क्वेश्चनर किया ना, वो नॉर्मल क्वेश्चनर्स था, वो गया पूछ के आ गया। यहाँ जो यहाँ जो क्वेश्चन है ना, यहाँ मैं मेल नहीं करता हूं, मैं एन्यूमरेटर को सेंड करता हूं, इधर बाय पोस्ट, चलो भाई मेल ही सही, पर मैं एन्यूमरेटर को करता हूं। एन्यूमरेटर मतलब वो जो डेटा किसी और से कलेक्ट करके लाके देते हैं मेरे को, ठीक है। ये सेकेंडरी डेटा नहीं है, ये प्राइमरी डेटा ही है। कैसे है बताता हूं, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज योर सेंसस, ठीक है। सेंसस वगैरह में क्या होता है? अच्छा चलो, अभी बीच में आधार कार्ड हुआ था ना, बहुत जन गए थे आधार कार्ड करने के लिए, उसमें क्या हुआ था? क्या आपने खुद वो फॉर्म फिलअप किया था और सेंड किया था? नहीं, आपके पास लोग आए थे, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं, क्या करना है क्या नहीं, वो सब का डिटेल्स लिया गया था, और फिर जो लेने आए थे वो फर्दर मेल करते हैं। एग्जैक्टली, then the person who had come to collect the data from you is enumerator and the person who provided the data is informant, ठीक है। तो वापस, तो इन्फॉर्मेंट्स क्या होते हैं? मुझे डेटा प्रोवाइड करते हैं, एंड एज बीइंग एन्यूमरेटर मेरे पास एक क्वेश्चनर होता है जो मैं आपको पूछ के भरता हूं, और उसके बाद मैं उसको फर्दर मेल करता हूं या फिर फर्दर सबमिट करता हूं जहां जहां मांगा होता है। क्लियर? तो यहां वो क्वेश्चनर जो था वो डायरेक्टली आता था, और जो इन्फॉर्मेंट है वो खुद भर के देता था। यहां इन्फॉर्मेंट खुद नहीं भरता है, यहां भरने वाला कौन है? मैं हूं, एन्यूमरेटर। अच्छा, यहां पे मैं एन्यूमरेटर का हेल्प क्यों लिया हूं? क्योंकि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं, तो क्या वो मेरे क्वेश्चनर को समझ पाएंगे कि मैं पूछ क्या रहा हूं? क्या मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुछ और होता है, बोलना कुछ और चाहता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, डोंट टेक इट टू नेगेटिव टर्म। कितनी बार जो होता है ना, जो फॉर्म लिखा होता है उसमें लिंग, कि आप मेल है कि फीमेल है, लिंग पूछता है। तो हिंदी में तो लिंग हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिख देते हैं, पर इंग्लिश में जेंडर नहीं पूछ के सेक्स पूछता है। तो कोई कोई लोग नहीं समझते हैं, मतलब जो थोड़े कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनका दिमाग उतना नहीं चलता है, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो वहां मेल या फीमेल लिखना है, दे डोंट नो व्हाट टू राइट ओवर दैट। तो इसीलिए एन्यूमरेटर्स एक्सप्लेन करते हैं उनको कि आपको क्या, हमको क्या डेटा चाहिए, आप बोलिए, हम लिख लेंगे। तो दिस इज व्हाट द लास्ट इज क्वेश्चनर सेंड टू एन्यूमरेटर्स, एज एन्यूमरेटर्स सेंड इट बैक टू मी आफ्टर फर्दर फिलिंग इट अप। यस, तो अब मैं यहां पे आपका क्वेश्चन वाला पार्ट खत्म करता हूं, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा वाला पार्ट खत्म करता हूं, ठीक है, मतलब सिर्फ प्राइमरी सोर्स वाला। तो वापस एक बार मैं डिस्कस करना चाहता हूं। प्राइमरी सोर्स के डेटा 4 टाइप के होते हैं: इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, मेल क्वेश्चनर मेथड, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर क्वेश्चनर सेंड एंड फिल्ड बाय द एन्यूमरेटर्स। तो फर्स्ट में 3 पार्ट में डिवाइडेड था। पर्सनल इंटरव्यू मेथड, आप मेरे साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, चलिए कोई नहीं, वापस। पर्सनल इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, एंड द लास्ट वन इज योर टेलीफोनिक मेथड। उसके बाद मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, अपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, प्लीज को पढ़ लीजिए। नेक्स्ट चीज आपका आ रहा है मेल क्वेश्चनर मेथड, जिसमें आपको बताया था यूथकल यूनिवर्सिटी, कवर लेटर प्लस क्वेश्चनर, वेल डिफाइंड, वेल ड्राफ्टेड फॉर्म। उसके बाद थर्ड इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट होता है और यूजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, एंड लास्ट इज क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। ओके डियर, तो इसके साथ मैं आपका ब्रेक अनाउंस करता हूं। प्लीज टेक योर 5 minutes ब्रेक, वी विल कंटिन्यू दिस लेटर। यस डी, थैंक यू।